जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी विभाग में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज आप लोगों को हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछी जाती है। अब देखिए कि यह क्वेश्चन जो है कि आपको बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है जिसका अब हम बताने जाएंगे। जो यह 25 क्वेश्चन का यह सीरीज है। प्रथम क्वेश्चन जो देख रहे हैं, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। यानी पूरे देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है सभी का कुछ ना कुछ घनत्व होती है। तो जैसे ही हम यहाँ क्या किया जा रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो है कितनी है। तो आप यहाँ देखिए कि क्या दिया गया है। ए में है 2.5, बी में है 3.5, सी में है 5.5 और डी में है 11.11। तो अब देखिए कि क्या है कि यहाँ पूछा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व। तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व जो होता है यानी औसत घनत्व भी पृथ्वी का पूछ सकते हैं या संपूर्ण पृथ्वी की घनत्व। तो संपूर्ण पृथ्वी की घनत्व जो है 5.5 है। यानी संपूर्ण पृथ्वी की घनत्व जो देखिए अब कितनी है 5.5 है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है कि पृथ्वी की जो चट्टाने हैं उस चट्टान की डेंसिटी में वृद्धि होती जाती है। तो अब यहाँ देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत में बेसाल चट्टाने पाई जाती है। यानी बेसाल्टिक चट्टाने जो होती है पृथ्वी के किस परत में पाई जाती है। यानी जानते हैं कि बेसाल्टिक चट्टान जो है कि आपको इग्नियस रॉक्स की ही पार्ट है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पृथ्वी के किस परत में बेसाल्टिक चट्टान। तो यहाँ है सियाल, सीमा, नीफे और निचली नीफे। तो देखिए यहाँ बेसाल्टिक चट्टान जो है कि आपको सीमा में पाई जाती है। यानी पृथ्वी का जो सीमा है यानी सियाल, उसके बाद सीमा, तो नीफे। तो सियाल में जो है सीमा में जो है कि आपको बेसाल्टिक चट्टान जैसे देखते हैं कि ज्वालामुखी की जो उद्गार होती है। तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलती है वह लावा जो होता है कि नीचे पृथ्वी के अंदर जब वह गर्भ में होती है तरला अवस्था में और तप्त रहती है तो उसको मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा चेम्बर जो होती है कि वही सीमा वाली परत परत है। और सीमा जो होती है कि वहां से निकले तो वह उसमें बेसाल्टिक चट्टान का भंडारण है। ठीक। अब देखिए पृथ्वी के किस गहराई पर तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ तरला अवस्था में आ जाती है। यानी पृथ्वी की कोई गहराई है जिसमें ठोस पदार्थ तरला अवस्था में। यानी देखिए किसी भी चीज को जब देखते हैं कि उसके तापमान में वृद्धि कीजिएगा तो वह जो आता है ठोस से जो है कि वह क्या होता है कि तरल अवस्था में यानी गलन की तरफ आती है। क्योंकि दबाव बढ़ाने से तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में जब वृद्धि होगी तो वह सॉलिड पदार्थ जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस गहराई में जो पृथ्वी की चट्टान है वह गलनांक यानी गल के जो है कि तरलावस्था में आ जाती है। तो यहाँ कह रहा है 32 किलोमीटर की गहराई पे 50 किलोमीटर के 96 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो देखिए 50 किलोमीटर की गहराई में जब हम जाते हैं तो वहां क्या होता है तापमान इतनी अधिक हो जाती है दबाव के कारण। यानी ऊपरी दबाव जो बढ़ते जा रही है तो इस दबाव के कारण तापमान इतनी हो जाती है कि उसके नीचे जो भी चट्टान होती है अब वह सॉलिड रूप की जगह वह लिक्विड फॉर्म में हो जाती है तरला अवस्था में हो जाती है। तो 50 किलोमीटर की गहराई में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ताप बढ़ते गई। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।
तो सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी को जो हम देखते हैं तो विद्वानों के द्वारा, भूगोलवेताओं के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा यह बताई गई है कि जो आज स्थल के जो अलग अलग टुकड़े जो देख रहे हैं, 7 महादेश और बहुत सारा द्वीपीय देश के रूप में, वह पहले सभी संगठित रूप से एक साथ थे, जिसको पेंजिया नाम से हम लोग जानते थे। लेकिन हलचल के कारण उसमें विभंजन हो गई। तो उसी चीज को यहाँ बताई जा रही है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ दिया गया है लुथियन ग्रीन, वैगनर, होम्स, जेफरे। तो देखिए महाद्वीपीय विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादक आपको वैगनर महोदय हैं। वैगनर के द्वारा जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन की गई है। अब देखिए कि क्या है वैगनर महोदय। अब आइए 5वां क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। यानी आगे चल के क्या हुआ कि प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट का मतलब यह समझे कि यह पृथ्वी के ऊपर जो हम लोग हैं, जिसको भूपरपत्ती कहते हैं, उसके नीचे एक दृढ़ भूखंड है। उसी दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है, जो अलग अलग प्लेट में है। तो यहाँ कहा गया कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले विद्वान कौन है, किसने किया। तो मार्गन है, मैकेंजी है, पार्कर है, इनमें से सभी। तो देखिए मार्गन महोदय भी, मैकेंजी और पार्कर, यह सभी लोग जो है कि प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो यह आंसर जो होगा कि डी। यानी पूरे जो देख रहे हैं क्रस्ट। अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब हुआ अलग, यानी प्लेट विवर्तनिक देखते हैं या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो उसी में अलग है। तो जब यहाँ कहा जा रहा है कि जब फर्स्ट विभाजन हुई थी तो वह पेंजिया का 2 हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लेकिन आगे चल के जो है गोंडवाना लैंड का भी जो है विभंजन हो गई, और यह गोंडवाना लैंड का ही पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और प्रायद्वीपीय भारत जो है आपको, और मेडागास्कर है, और कुछ जो द्वीप जो देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के जो द्वीप है, वह सभी मेडागास्कर जो है कि आपको अंगारा गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। तो उसी को कहा जा रहा है कि कब अलग हुआ ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से। तो मायोसीन काल में, क्रिटेशियस में, इओसीन में, जुरासिक पीरियड में। तो आपको देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में हम पहले एक क्लास आप लोग को इस पे यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसमें आप यह सारा पीरियड को देखिएगा। तो आप देखिए कि इओसीन पीरियड जो दिख रहे हैं, तो इओसीन पीरियड में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अंटार्कटिका से अलग हो गई इओसीन पीरियड में, जिसमें सभी पीरियड के बारे में बताई गई है। विस्तृत जानकारी जो है आप देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसपे मेरा एक वीडियो है। अब देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यानी विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, एक्टिव वोल्केनिक जो देखते हैं विश्व की सबसे ऊंचा पे। तो यहाँ कहता है कोटोपैक्सी, क्राकाताओ, जियामा, अंटोफाला। तो देखिए विश्व की सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी है आपको एंडीज पर्वत पे है, और एंडीज पर्वत जो देखिएगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पे स्थित है। तो यहाँ क्या है, यानी जो देखिएगा तो यह सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी जो है आपको कोटोपैक्सी है। ठीक, कोटोपैक्सी है।
अब देखिए ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है, यानी ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जिसे देखते हैं कि लावा जब निकलती है, लावा चेंबर तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 50 किलोमीटर की गहराई पे होती है, और जब वहां से लावा जिस मार्ग से निकलती है उसको किस नाम से, मतलब जब सरफेस पे आती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है, यानी लावा निकलती है, उसको क्या कहते हैं? फनल, गर्त, क्रेटर, काल्डेरा। तो देखिए ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ज्वालामुखी उसी से उद्गार होती है, तो उसको जो है क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस भाग में प्रायः भूकंप आते रहती है? यानी सबसे ज्यादा जो देखिएगा भूकंप का यानी घातक जो देखते हैं यह है कहाँ? तो कह रहा है कि पूर्वी एशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो देखिए विश्व की सबसे अधिक भूकंप जो आती है, जैसे रिंग ऑफ फायर यानी पैसिफिक के चारों तरफ है, वहां सबसे अधिक भूकंप को झेलती है। उसमें भी पूर्वी एशिया में जो है भूकंप जो है सबसे अधिक आती है, और पूर्वी एशिया का जापान वाली जो पार्ट अगर आप लेते हैं तो सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि जापान जो है 3 प्लेट के ऊपर बसी हुई है, 3 डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन पे है। इसके कारण वह भूकंप का प्रत्येक दिन जो होती है लगभग 3 से 4 भूकंप जापान में आती है। इसके कारण वहां देखिएगा कि लकड़ी की घर अधिक बनाई जाती है। तो देखिए कि क्या है, विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते रहते हैं? तो पूर्वी एशिया जो देख रहे हैं वहां भूकंप सबसे अधिक प्रभावित होते रहती है। अब देखिए भूतल पर सबसे घातक लहर कहलाती है, यानी भूतल पे जो है भूकंप की सबसे घातक लहर, तो जानते हैं कि भूकंप की जो महत्वपूर्ण पी है, एस है, एल है, पीजी, एसजी भी लहरें हैं। अब यहां दिया गया है सबसे घातक लहर, तो पी लहरें हैं, पीजी और एसजी लहरें हैं, पीएस लहरें हैं, एल लहरें हैं। तो देखिए भूकंप का सबसे घातक लहर जो सरफेस के ऊपर होती है वह आपका एल वेव होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव सबसे घातक होती है। जबकि अगर आपको गति पूछा जाए कि भूकंप ये तरंग की सबसे अधिक गति किसकी होती है, तो पी वेव की होती है, यानी प्राइमरी वेव की। उसके बाद जो होती है सेकेंडरी वेव होती है। सबसे कम जो है एल वेव की होती है, लेकिन एल वेव का प्रभाव बार बार जो पड़ती है, जिसके कारण क्या देखिए कि यह पृथ्वी सरफेस मतलब अर्थ सरफेस पे सबसे घातक लहरें के तौर पे इसकी पहचान की गई है। अब देखिए भूकंप मापी यंत्र यानी भूकंप को मापने वाली जो यंत्र है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कीदरग्राफ के, क्लाइमोग्राफ के, सिस्मोग्राफ के, इंडियोग्राफ। तो देखिए भूकंप मापी जो यंत्र होती है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है, यानी भूकंप मापी यंत्र को क्या है, सिस्मोग्राफ के तौर पे चिन्हित है। अब देखिए कि निम्न में से कौन सी अवसादी शैल है, यानी कौन सी चट्टान जो है कि आपको क्या है, अवसादी शैल है। तो इसमें कहा जा रहा है नाइस, ग्रेनाइट, बालुआ पत्थर, अब्रक। तो देखिए यानी अवसादी चट्टान है, चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। तो यहाँ अवसादी चट्टान जो पूछी जा रही है तो वह कौन सी है? तो देखिए बालुआ पत्थर जो होती है यानी सैंड स्टोन अवसादी चट्टान, यानी अवसादी का मतलब है अवसाद के निक्षेप से जिस चट्टान की उत्पत्ति होती है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। सैंड स्टोन जो देखते हैं बालुआ पत्थर, यह अवसाद के निक्षेप से ओरिजिन होती है।
आप जिस प्रकार से देख सकते हैं दिल्ली का लाल किला है, अथवा साउथ इंडिया का बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंदिर देखते हैं, वह सभी का सभी देखिएगा कि आपको जो है कि वह सैंडस्टोन से बनी है, यानी लाल बलुआ पत्थर से। उड़ीसा में चले जाइएगा, वहां भी देखिएगा बहुत सारे सैंडस्टोन से बनी हुई है। लेकिन वही विश्व पटल पे जब देखते हैं, चाहे भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ बुद्ध की जो काली पत्थर पे जो मूर्ति मिलती है, बुद्ध का बहुत सारा जो मूर्ति मिलती है वह काली पत्थर पे है, काला जो पत्थर है, तो वह जो है कि आपको है बेसाल्टिक रॉक्स, जो इग्नियस रॉक्स का है, यानी आग्नेय चट्टान। आप देखिएगा कि जो काला पत्थर पे जो बना हुआ मूर्ति है वह सबसे पुराना मूर्ति है, लेकिन उसका क्षरण नहीं हुआ है। तो जो बालुआ पत्थर पे जो मूर्ति होती है तो उसका क्षरण तेजी से हो जाता है। बहुत जगह देखिए कि बालुआ पत्थर का भी मूर्ति मिलती है तो उसका क्षरण होती है तेजी से, क्योंकि वह सैंडस्टोन, वह जो है कि आपको अवसादी चट्टान है। लेकिन बेसाल्टिक रॉक्स जो देखे, काला पत्थर वाली जो देखे, वह आपको आग्नेय चट्टान है। वैशाली में बुद्ध की बहुत सारी मूर्ति, जैसे आप चेचर में ही देखिए कि एक मूर्ति बुद्ध की रखी हुई है। वहां कुछ जो हिंदू देवी देवता की भी मूर्ति है, तो हिंदू देवी देवता की जो मूर्ति है वह आपको सैंडस्टोन वाली पत्थर पे है, जिसकी क्षरण हो गई है। और वही उस जबकि उससे पुराना स्टैचू जो है कि बुद्ध की जो काला पत्थर पे जो है मूर्ति, लेकिन उस पे कहीं भी किसी प्रकार की खरोच नहीं आई है। तो यानी कि जो है बेसाल्टिक रॉक्स जो देखें, यानी आग्नेय चट्टान का क्षरण बहुत लंबा समय बाद होती है, जबकि यहाँ अवसादी चट्टान जो देखते हैं उसकी तेजी से होती है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक चट्टाने किसे कहा जाता है, यानी प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है? अवसादी चट्टान को, अग्नेय चट्टान को, रूपांतरित चट्टान को, या सभी को? तो देखिए प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान का मतलब समझिए कि अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रथम चट्टान की उत्पत्ति हुई थी उसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और आप जानते हैं कि विद्वानों के द्वारा अभी जो अर्थ के बारे में जो कंसेप्ट दी गई है उसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में तप्त और तरला अवस्था में थी। तो तप्त और तरल जब कोई पदार्थ होगा तो देखिएगा कि उसका ऊपर का लेयर तेजी से ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे एक पपड़ी नुमा आकृति बनेगी, और नीचे जो होता है लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। तो दोनों के डेंसिटी में अंतर होती है, और फिर दोनों को इक्वल करने के लिए क्या होता है कि हलचल होती है। तो उस पपड़ी में क्या होगा कि दरार पड़ेगी और नीचे का मलबा जो है निकल के ऊपर आएगी, और वही तप्त और तरल मलबा जब ऊपर आती है और उसका निक्षेप होती है तो उसी को इग्नियस चट्टान कहते हैं, जो प्राथमिक चट्टान के तौर पे, यानी पृथ्वी पे सबसे प्रथम चट्टान की ओरिजिन हुई थी तो इग्नियस चट्टान की हुई थी। आज जो देखते हैं कि जो मिनरल्स बेल्ट है, सोना चांदी लोहा, तो सभी इग्नियस रॉक्स वाली जो चट्टाने हैं, जो कीमती पदार्थ जो इसमें मिलती है तो वह इग्नियस रॉक्स वाली में है, चट्टानों में है। देखिए कि अब देखिए कि हीरा, यानी हीरा तो आप लोग परिचित है, हीरा जो है केंद्रित चट्टान है। हीरा का मूल चट्टान कौन सा है, यानी किसका रूप परिवर्तन होता है तो हीरा में तब्दील होता है? तो यहाँ कहा जा रहा है बालुआ पत्थर का, नीस का, कोयला का, अथवा किसी का नहीं। तो देखिए हीरा जो है, कोयला का जब रूप परिवर्तन होता है तो वह हीरा में तब्दील होता है, यानी कोयला जो है रूप परिवर्तन करती है तो हीरा में। अब देखिए रासायनिक विधि से निर्मित प्रतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है, यानी कि जो क्या है अलग अलग विधि से चट्टानों की निर्माण होती है। कोई देखते हैं कि
इरोजन से होता है, कोई केमिकल से होता है, कोई थर्मल है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रासायनिक विधि से निर्मित जो परतदार चट्टान है उसका उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ग्रेनाइट है, जिप्सम है, क्वार्टजाइट है, कोई नहीं। तो देखिए यह जिप्सम जो है रासायनिक विधि से निर्मित परतदार यानी अवसादित चट्टान है, यानी परत दर परत जिस चट्टान की निर्माण होती रहती है उसको परतदार चट्टान यानी परत में, तो जिप्सम का है। अब देखिए चट्टानों का टुकड़ा टूटने के बाद अपने स्थान पे ही पड़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं? जैसे कभी देखते हैं कि कोई चट्टान टूटी और टूटने के बाद क्या होता है, वह अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है, और कुछ चट्टान टूट कर अपने स्थान पे ही पड़ी रहती है। तो दोनों को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अलग अलग तौर पे पहचान होती है। जब परिवहन होगी तभी वह मलबा जो है कि अलग टूटने के बाद अलग होगी। परिवहन नहीं होती है तो क्या होगा कि अपने पास या तो वह किसी प्रकार से टूटे, वह तो थर्मल से टूटे यानी ताप वृद्धि के कारण जो टूटे, संकुचन के कारण टूटे, बायोलॉजिकल टूटे यानी कि जो देखते हैं कि कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो तो तोड़ फोड़ के वहीं पे कर देती है, मैकेनिज्म पे टूटे। किसी भी आधार पे किसी भी क्रिया से अगर चट्टाने टूट कर अपने स्थान पे ही पड़ी रहती है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में क्या है, अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन, अनावृत्तीकरण। तो यहाँ जो होगी जब चट्टान टूट फूट कर अपने स्थान पे ही पड़ी रहती है तो उसको अपक्षय कहते हैं, यानी डेनुडेशन यानी अपक्षय। जब चट्टान टूट कर अपने स्थान पे ही पड़ी रहे तो अगर वह स्थान परिवर्तन कर लेती है तो अपर्दन, चाहे वह हवा से हो, नदी से हो, ग्लेशियर से हो, किसी से भी अगर स्थान परिवर्तन होती है तो वह अपर्दन कहलाएगी, यानी उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान अगर वह चट्टान चली जाती है तो। अब देखिए कि अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है, यानी आपने देखा डेनुडेशन, तो अपक्षय जो होती है उसका प्रमुख क्या है, किस कारण से अपक्षय होती है? यानी चट्टान जो टूटती है फूटती है तो किस कारण से? प्रमुख कारण पूछी जा रही है। प्रमुख का बहुत सारी कारण है लेकिन प्रमुख कारण क्या है? तो नदी है, सागर है, वायु है, ताप है। यानी टूटने का काम तो सभी से होती है लेकिन प्रमुख कारण जो होती है ताप के कारण, यानी तापमान जब किसी भी चट्टान की तापमान अगर वृद्धि होती है तो जानते हैं कि तापमान अगर बढ़ती है तो क्या होता है कि वह फैलाव होता है, कोई चट्टान फैलेगा, और तापमान जब घटती है तो सिकुड़ती है, और फैलने और सिकुड़ने के क्रम अगर बार बार जारी रहती है तो उसमें क्रैक उत्पन्न हो जाती है, और उसके बाद वही क्रैक से क्या होता है कि वह टूट फूट होते रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि वह तापमान है, ताप के कारण है। अब लोहे में जंग लगना कहलाती है, यानी लोहा में जो जंग लगती है, आप देखते हैं कि जैसे हम लोग बाहर छोड़ देते हैं क्या होता है, लोहा में जंग पकड़ लेता है। तो लोहा में जंग लगने का प्रमुख कारण जो देखते हैं क्या कहें, तो कहता ऑक्सीकरण है, कार्बोनेटीकरण है, जल योजन है, वियोजन है। तो लोहा में जो जंग लगती है वह ऑक्सीकरण के कारण लगती है। जब भी किसी लोहा का संपर्क जल से होती है तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण होती है, और ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है कि वह लोहा में जंग लगेगी। अब देखिए काष्ठ प्रदेश के भूमिगत कंदरा के छत पर बनने वाली आकृति, यानी जो देखते हैं कि अगर यह काष्ठ वाली स्थलाकृति है तो क्या होती है, यहाँ जो देखिए कि ऊपर से अगर जल कोई आएगी तो क्या होगा, इसमें अगर इसके नीचे आएगी और नीचे जो है कि आपको लाइमस्टोन है तो यह गलेगी, और गलने के बाद अगर जैसे देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार से ऊपर से टपकेगी तो यहाँ जो आकृति बनती है ऊपर
तो उस आकृति को पूछा जा रहा है कि किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ दिया गया है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, डीप स्टोन और नोड। ये चारों जो है कि आपको भूमिगत जल में ही जो बनने वाली आकृति है। तो यहाँ पूछा जा रहा है छत के ऊपर, यानी जो छत है इसके ऊपर जो बनती है, तो उसको देखिए स्टेलेक्टाइट। उसको क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। टाइट में जैसे देखते हैं कि क्या है, यह टी तो ऊपर होती है, तो यह आकृति तो देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसकी अधिक स्पेस है ना, नीचे वाला में हल्का बन रही है ना। तो ध्यान रखिएगा, टी ध्यान रख दीजिएगा, तो उसी से हो जाएगा कि अगर कंदरा के छत पे जो बन रही है उस आकृति को क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन अगर यही छत के नीचे बने सरफेस पे, तो देखिएगा वो क्या होगा, ईंट टपक के बनेगी तो अब नीचे का आधार बड़ा होगा इस प्रकार से। तो इसको कहा जाता है स्टेलेग्माइट। जैसे एम को लिखते हैं, तो एम का देखिए ई और ये तो छोटा हो गया, ई वाली आधार तो अधिक होती है ना। तो आधार जब बड़ा होता है, यानी कि सरफेस पे आधार उसकी बड़ी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? स्टेलेग्माइट। जैसे एम का देखते हैं आधार, तो अगर सरफेस पे बन रही है वो आकृति तो क्या होगा? स्टेलेग्माइट। अगर सरफेस की छत पे बन रही है तो स्टेलेक्टाइट। अगर दोनों आके मिल जाती है तो कंदरा स्तंभ, यानी कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आकर मिल जाती है तो क्या हो जाएगा? कंदरा स्तंभ हो जाएगी। अब देखिए हिमनद द्वारा मिट्टी, यानी हिमनद के द्वारा जिस मिट्टी की निर्माण होती है उस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? यानी अलग अलग विधि से, सभी विधि से मिट्टी की निर्माण होती है। तो हिमनद जो देखते हैं उसमें कह रहा लोएस, हिमोद, बालुई, डेल्टाई। तो देखिए हिमनद के द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसको हिमोड कहा जाता है। हवा के द्वारा जब तेजी से अगर हवा उड़ा के जो बारीक कण को लेके हजारों किलोमीटर दूर जो निक्षेप करती है, सैकड़ों और हजारों किलोमीटर बारीक कण को निक्षेप करती है, तो उससे जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वह लोएस का होता है। बालुई मिट्टी भी जो होती है कि आपको बहुत हद तक जो देखिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है या सेमी एरिड वाले में पाई जाती है। डेल्टाई मिट्टी जो है, यानी फ्लूवियल टोपोग्राफी, जो देखते हैं कि वहां जो यह इस मिट्टी की जो निर्माण होती है वह नदी के निक्षेप से होती है, यानी जल वाली जो निक्षेप होती है। तो आपने देखा हिमोड जो है वह क्या है? हिमनद के द्वारा निर्मित मिट्टी को कहते हैं। अब देखिए कहता है बरखान का निर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? यानी बरखान एक प्रकार की स्थलाकृति है, उसका संबंध किससे है? तो कहता है नदी से है, भौम जल से है, हिमनद से है, पवन से है। तो बरखान का जो संबंध है वह पवन से है। हवा, हवा जो है जब बालू को, यानी कि जो ढीला कण होता है उसको उड़ा के ले जाती है और कहीं निक्षेप करती है, तो वहां एक प्रकार की जब स्थलाकृति बनती है, तो उसमें बरखान भी एक प्रकार की स्थलाकृति है। तो यानी आपने देखा कि क्या है कि बरखान जो होगी वह पवन से संबंधित है, यानी वायु से। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है, यानी सूर्य की प्रकाश जो पृथ्वी पे आती है इस प्रकार से, तो आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो सौर्य विकिरण कहते हैं, सूर्य अभिताप कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आती है उसको सूर्याभिताप कहते हैं, यानी जो आती है उसको क्या? सूर्याभिताप कहते हैं। निम्न में से कहां पर दिन अथवा रात सबसे बड़ा होता है? यानी पृथ्वी पे आप देखिएगा दिन और रात सबसे बड़ी कहां होती है? तो यहाँ दिया गया है ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो देखिए सबसे बड़ी दिन या रात जो होती है आपको ध्रुव पर होती है, यानी पोल पे। पोल पे क्या होता है कि 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। विषुवत रेखा पे देखिएगा 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का ही रात होती है। तो आपने देखा कि सबसे लंबी दिन या रात जो होगी वह कहां होगी? ध्रुव पर होगी, पोल पर।
अब देखिए डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं, यानी डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र को, कर्क रेखा क्षेत्र को, मकर रेखा क्षेत्र को, ध्रुवीय क्षेत्र को। तो देखिए यहां क्या है, डोलड्रम किसको कहते हैं, तो डोलड्रम जो है आपको विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहते हैं। डोलड्रम किसको कहते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहते हैं। यानी कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र देखें, जैसे या पृथ्वी का जो ध्रुव यानी इक्वेटर है, तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाली जो पेटी होती है, यही पेटी डोलड्रम वाली पेटी कहलाती है, यानी शांत पेटी होती है। यहाँ हवा डायरेक्ट जो है कि गर्म होकर ऊपर उठती है, तो इस एरिया को यानी डोलड्रम यानी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ वाली जो एरिया होती है, यह पूरे पेटी को क्या है, डोलड्रम रीजन से जानते हैं, जिसको विषुवत रेखीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, यह विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अब देखिए चिनुक हवाएं पाई जाती है, यानी चिनुक एक प्रकार की लोकल विंड है। हवा तो जानते हैं कि 3 प्रकार की होती है, तो चिनुक जो एक लोकल विंड है, यह किस क्षेत्र में इसकी मतलब ओरिजिन होती है, पाई जाती है, तो कहता है फ्रांस में, चीन में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो चिनुक एक लोकल विंड है जो उत्तरी अमेरिका में, यानी रॉकी पर्वत जो देखते हैं, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे जब हवा बैठती है तो उसी को चिनुक कहते हैं। चिनुक को हिमभक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से जब हवा बैठेगी नीचे के तरफ, तो ऊपर से जब किसी चीज पे आप दबाव दीजिएगा तो उसकी डेंसिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी हवा का घनत्व में वृद्धि होगी। और हवा के घनत्व में जब वृद्धि होगी, जिसके कारण दबाव के कारण तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में जब वृद्धि होने के कारण उस क्षेत्र में जो हिम होता है वह पिघल जाती है, जिसके कारण उसको हिमभक्षी कहा जाता है। क्योंकि कनाडा और उत्तरी अमेरिका का जो ऊपरी वाले हिस्सा देते हैं कि वह जो शीतकाल में बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे रॉकी पर्वत से जब चिनुक का आगमन होती है तो हिम का समापन होने लगती है, जो कि बसंत काल का मतलब सूचक जो दिखते हैं उस समय। तो आपने देखा कि मित्रों, मैंने आप लोगों को अभी क्या 25 क्वेश्चन का एक सीरीज है जो कि आपको बताए हैं। हर मतलब जो स्लाइड होता है वो 25 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आते हैं, आप लोग को अलग अलग टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह देख लीजिए कि जब मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों में इस चैनल के लिंक को भेजकर सब्सक्राइब करवाइए, जिसके कारण क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको लिए लेकर हाजिर रहेंगे। थैंक यू मित्रों।